सो हेलो एवरीवन, ये आपका सेकंड लेक्चर है केमिस्ट सॉरी हिस्ट्री सिविक्स का बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ओके, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड में जो है आपका सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें के बारे में जाने। मैं आपको रिकैप भी देता हूँ आपको क्या है। हम फ्यूडल सिस्टम के बारे में जाने। फ्यूडल सिस्टम मतलब वही है जो लैंड दे देना, है ना, और फिर उनसे काम कराना, थोड़ा पीस ऑफ लैंड दे देना और उनसे काम कराना। फिर रेनेसांस के बारे में पढ़े, रीबर्थ, हाँ, चेंजेस लाना। कॉज ऑफ रेनेसांस में हमने क्रूसेड के बारे में पढ़ा, ग्रोथ ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। मैंने ये भी बताया था, अभी इसका नाम क्या है, इस्तांबुल। ओके, एनकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आर्ट एंड लर्निंग को बहुत वैल्यू देने लग गए लोग, है ना। और वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से पेंटिंग में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा, स्कल्पचर में, लिटरेचर में, सब आने लगा। फीचर्स ऑफ रेनेसांस में हमने पढ़ा रेशनलिज्म। रेशनलिज्म मतलब अ गुड चेंज। एंड देन ह्यूमैनिज्म, ह्यूमन को वैल्यू देने लग गया। नहीं तो लोग क्या कर रहे थे, स्पिरिचुअल में ज़्यादा ध्यान देते थे, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते थे और ह्यूमन्स को भूल जाते थे। तो ह्यूमैनिज्म में भी उन्होंने क्या किया, थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया ह्यूमंस को। और फिर है आपका क्या, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब लोगों का बोलती जो है नहीं हो रहा, मतलब खुल नहीं पा रहा था चर्च लोगों के सामने, पॉप्स के सामने। लेकिन अब वो क्या करने लगे, वो इंक्वायरी करने लगे, कॉन्ट्राडिक्ट, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे चर्च को। और चर्च भी ये चीज को क्या कर रहा था, वैल्यू कर रहा था, है ना। उस पे जो है वो जेलस नहीं हो रहे थे, वो चर्च लोगों भी क्या कर रहे थे, इक्वली सपोर्ट दे रहे थे। क्योंकि बहुत भरी सभा में ये सब चीज़ हो रहा था, बहुत लोग थे, तो अपोज कैसे ही कर सकते हैं। तो चर्च भी सपोर्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये रेनेसांस में कितने कितने क्या क्या जगह में चेंजेस आने लगे। राइट, पहला है आपका क्या, पेंटिंग। पेंटिंग में इन मिडिल एज यूरोपियन आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस आइडिया। मिडिल एज में, अभी तो हम मॉडर्न एज में, मिडिल एज में क्या हो रहा था, लोग जो है ज्यादातर वैल्यू किसको देते थे, रिलीजियस को, स्पिरिचुअल थिंग्स को, उनको ज्यादा वैल्यू देते थे। अब द सब्जेक्ट ऑफ दर पेंटिंग वाज रिलीजियस, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना सब्जेक्ट, आप कुछ भी चीज है, अगर कुछ भी प्लान करते हो, सपोज आजकल अब एक बर्थडे ही आप प्लान कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ थीम, राइट। हाँ, आप थीम से जो है बर्थडे प्लान करते हो, या शादी अगर आप कर रहे हो तो एक थीम अरेंज करते हो। हल्दी में आज सब, आजकल सब लोग जो है येलो कपड़ा पहन के आते हैं, है ना, तो वही एक थीम है ना। हम्म, तो वही चीज है, उन्होंने भी जो है ऐसा पेंटिंग बनाना शुरू किया, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट रख दिया कि हम पेंटिंग बनाएंगे तो किसके ऊपर बनाएंगे, रिलीजियस के ऊपर बनाएंगे। हमारा जो है रिलीजन, रिलीजियस लोगो, ठीक है, स्पिरिचुअल मैटर हम लोग वहां पर क्या करेंगे, इनुमरेट करेंगे, है ना, मतलब जताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे वो चीज को। तो थ्रू पेंटिंग दे वर अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ रेनेसांस, मतलब अपने पेंटिंग के थ्रू, अपने पेंटिंग के थ्रू वो क्या कर रहे थे, चेंजेस को जताना चाह रहे थे, उसका ब्यूटी। क्योंकि वो लोग एंजॉय कर रहे थे रेनेसांस, जो रीबर्थ हुआ है, जो चेंजेस आ रहा है ना, उनको वो क्या कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि वो लोग जो है दबे दबे थे पहले, अब क्या है, रेनेसांस आने की वजह से वो खुल चुके हैं, लोगों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं, लोगों के साथ जो है घूमना फिरना, उनके जो आइडियाज हैं उनको वो सामने ला पा रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज हो रहा है। द आर्टिस्ट पेंटेड ह्यूमन फिगर विथ शार्प फीचर्स, ब्यूटी, हार्मनी एंड ग्रेस। जो आर्टिस्ट लोगों थे उस दौरान के, वो जो है ऐसे ह्यूमन फिगर बना रहे थे, और ह्यूमन फिगर को ऐसे बना रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, फोटोज वगैरह। वो इस तरीके से ह्यूमन फिगर को ड्रॉ कर रहे थे, वो हर एक चीज जो है ह्यूमन फिगर का बताना चाह रहे थे, मतलब शार्प फीचर, ग्रेस, ओके, और हार्मनी, ये सब का कोई कमी ही नहीं था उनके पेंटिंग में। ऐसा लगेगा कि हाँ, एक ह्यूमन फिगर ऐसा बनाया है, आपको बेशक उन्होंने पेंटिंग किया है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो साक्षात वो ही है ना, वो पेंटिंग नहीं है, ऐसा लगेगा कि हाँ रियल में ये आदमी खड़ा है। राइट, इस तरीके का मतलब उन्होंने पेंटिंग बनाया था।
लियोनार्डो डा विंसी, माइकल एंगलो एंड राफेल वेर अमंग द मोस्ट फेमस रेनेसांस आर्टिस्ट। तो ये तीनों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सवाल आ सकता है। रेनेसांस, मोस्ट फेमस रेनेसांस आर्टिस्ट कौन है? लियोनार्डो डा विंसी, फिर माइकल एंगलो एंड राफेल। ये तीन जो है बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। लियोनार्डो डा विंसी का नाम इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो है बनाया क्या? लास्ट सपर। सपर का मतलब पता है आपको? इवनिंग, इवनिंग स्नैक्स को सपर बोलते हैं, है ना? इवनिंग स्नैक। तो ये जो है देखिए एक फिगर फोटो बनाया है, ऐसा लग रहा है कि सब जो है रियल में बैठे हैं, है ना, और खाना खा रहे हैं। कोई बोलेगा कि ये पेंटिंग बनाया है उसने? ऐसा लग रहा है पूरा रियलिटी डाल दिया है उसने। तो जो है सब खाना पीना कर रहे हैं, देखिए ये सारे लोग हैं जो खा रहे हैं पी रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने एक और पेंटिंग बनाया, ये तो बहुत फेमस है, राइट, मोनालिसा का पेंटिंग। हम्म ये भी काफी फेमस है। और उसने भी, ये दोनों पेंटिंग ने किसने बनाया ये दोनों पेंटिंग? लियोनार्डो डा विंसी। हम्म फिर माइकल एंगलो भी जो है बहुत बड़ा नाम है। माइकल एंगलो भी बहुत सारी चीजें बनाए हैं, जैसे कि पहला वाला चीज क्या है वो? ये जो है सीलिंग का फोटो है। सीलिंग ऑफ क्या? सिस्टाइन चैपल। ओके, सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल। चैपल मतलब वही होता है ऊपर, चर्च का ऊपर, है ना। वो होता है चैपल। तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा से जो है डिजाइन किया है, राइट। हम्म और भी बहुत सारी चीजें बनाए हैं, जैसे कि देखिए स्टैचू ऑफ डेविड। ठीक है, स्टैचू ऑफ डेविड ये वाला है। ये भी ऐसा लग रहा है कि रियल में चीजें बनाया गया है करके। ओके, फिर स्टैचू ऑफ पीटा। ये जो है स्टैचू ऑफ पीटा है, देखिए एक इंसान जो है गोद में है एक के। हाँ, बहुत रियलिटी दिख रहा है उस पे। और ये जो है स्टैचू ऑफ मोजेस। ये तीनों फिगर किसने बनाया है? ये तीनों जो है पेंटिंग किसने किया है? माइकल एंगलो। बहुत फेमस है वो। तो हमने लियोनार्डो डा विंसी के बारे में पढ़ा और माइकल एंगलो के बारे में पढ़ा। फिर एक और है कौन? राफेल। राफेल वाज आल्सो वेरी नोन, अ कंटेम्पररी ऑफ लियोनार्डो डा विंसी एंड माइकल एंगलो। मतलब ये दोनों से ही उन्होंने भी सीखा है। कौन? राफेल। और उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा पेंटिंग बनाना सीख लिया था ये दोनों से। और उन्होंने एक बहुत अच्छा फिगर बनाया, क्या है ये? मेडोना एंड चाइल्ड। मेडोना एंड हर चाइल्ड, राइट। तो ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। रियलिटी लग रहा है कि हाँ खुद जो है मेडोना बैठी है चाइल्ड को लेके, ऐसा लग रहा है ना। है? ये बैकग्राउंड है, उन्होंने बनाया है। ओके, बैकग्राउंड बनाया, खेत में बैठी है वो। ओके, या गार्डन में, जो भी बोल सकते हो आप। फिर देखिए स्कल्पचर। ओके, स्कल्पचर के बारे में अगर बात करें तो स्कल्पचर लाइक पेंटिंग बिकेम ह्यूमनिस्ट एंड सेक्युलर। उसको भी जो है वैल्यू देना शुरू कर दिया था रेनेसांस के पीरियड में। नहीं तो ये लोग जानते भी थे, इतना अच्छा पेंटिंग करते थे, इतना अच्छा मूर्ति बनाते थे, लेकिन उनको वैल्यू कोई नहीं करता था, राइट। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब पता है आपको? स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन को हम एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो सब क्या है? एक ह्यूमन एनाटॉमी है। अगर आप नीट का परीक्षा दोगे या फिर अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर होगे, तो ह्यूमन एनाटॉमी का एक कंप्लीट 1000 पेज का एक बुक है। ओके, तो वो आपको पढ़ना है, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप अच्छे से डॉक्टर बन पाओगे, राइट। डॉक्टर को कोई भी केसेस आ सकते हैं ना, तो उसको तो जो है सब पढ़ना होगा। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो ऐसा बोलेगा क्या, हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा है, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मेरे को नहीं पता है। कोई डॉक्टर आपको ऐसा बोलेगा क्या? डॉक्टर के पास कोई सा भी मरीज आ सकता है, कोई सा भी डिजीज का मरीज हो सकता है, तो वो चीज देखना है। डिस्कोबोलस, ये जो है डिस्कोबोलस है। ओके, बाय ग्रीक स्कल्पचर मायरॉन इज फेमस। ओके, मायरॉन जो है ये बनाया है कौन? डिस्को
वॉलेस। ये जनरली ये सारे फिगर्स आपके बुक में है नहीं, वो मैंने लेके आया है, तो आप देख लीजिए। वो जो है क्या है, डिस्को वॉलेस है, राइट। लॉरेंजो गिबार्टी वॉज अ फेमस स्कल्पचर इन इटली। ये जो है ये है लॉरेंजो गिबर्टी। ओके, लॉरेंजो गिबर्टी, उसका भी स्कल्पचर बहुत फेमस है, इटली का बंदा है वो, है इटली में। इसका भी फेमस, बहुत मतलब नाम है ये स्कल्पचर का भी। और ये कौन है, माइकल एंजेलो। ओके, माइकल एंजेलो वॉज ऑल्सो द मोस्ट फेमस स्कल्पचर, राइट। पेंटिंग के साथ साथ वो स्कल्पचर भी बहुत अच्छा बनाते थे, तो वो भी एक बहुत अच्छे स्कल्पचर थे। कौन, माइकल एंजेलो। और कौन थे स्कल्पचर में अच्छे, लोरेंजो लॉरेंजो गिबर्टी, और एक जो हमने पहले डिस्कस किया, कौन, मायरॉन। ओके, तो आपको ये तीन याद रखना है, क्लियर। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्किटेक्चर्स के बारे में। आर्किटेक्ट्स में क्या जो है हुआ देखिए, रेनेसांस आर्किटेक्ट रिजेक्टेड द गॉथिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्ट। पुराने स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्ट उनको पसंद नहीं आया, वो चाहते थे कि आर्किटेक्ट में भी कुछ चेंजेस आए करके। तो उन्होंने भी जो है कुछ नया अप्रोच सोचा, और फिर दे वर इंस्पायर्ड बाय एंशियंट रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्ट। रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्ट अपनाना चाहा उन्होंने, और उनका जो है कारीगरी उनको बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने जैसे देखिए, रेनेसांस आर्किटेक्ट हैड डोम्स, पिलर एंड आर्चेस। क्यों पसंद था उनको, क्या खासियत था, क्योंकि उनके जो है बिल्डिंग्स में क्या होता थे, पिलर होते थे, डोम्स होते थे, और आर्चेस होते थे, राइट। डोम का मतलब ये जो मंदिर के ऊपर जैसा होता है, या जो भी ये जो है डोम है, राइट। पिलर मतलब हाँ ये सारे पिलर्स है, आर्चेस मतलब ये जैसे, ओके, इस तरीके का आर्चेस, राइट। तो वो चीज उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में नहीं थे, तो उनको नहीं पसंद आता था वो चीज, इसलिए उन्होंने चेंज करने को सोचा। और उन्होंने फिर क्या अपनाया, रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्ट। तो उनमें से एक था कौन, देखिए सेंट पीटर चर्च, ये है हमारा सेंट पीटर चर्च। उसको कौन डिजाइन किया, डोनाटो ब्रामंटे एंड माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो यहाँ पर भी आ गए, पेंटिंग स्कल्पचर के साथ साथ आर्किटेक्ट में भी उनका योगदान है। तो ये दोनों, सेंट पीटर आपको याद रखना है, सेंट पीटर्स चर्च किसने बनाया है, ये रोम में है सेंट पीटर चर्च, माइकल एंजेलो ने बनाया है, और किसने, डोनाटो ब्रामंटे ने। ओके, या फिर ब्रामेंट बोल सकते हो, डोनाटो ब्रामेंट, ये जो है बनाया, और माइकल एंग्लो, दोनों मिलके जो है ये चर्च को बनाए थे, राइट, सेंट पीटर्स चर्च। फिर ये आप देख पा रहे हो, ये कौन है, पेलिस्ट्रीना है। ओके, पेलिस्ट्रीना, उसने जो है म्यूजिक में एक चेंज लाया। ओके, पेलिस्ट्रीना इसका नाम है। एंड रेनेसांस के पीरियड में उनको दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले, क्या, पियानो और वायलिन। ओके, पियानो और वायलिन के बारे में उनको नहीं पता था, वो क्या किए, वही रेनेसांस के पीरियड में ही उनको पियानो और वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट पॉपुलराइज्ड हुए थे। अगर होगा भी तो वो पॉपुलर नहीं था, लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। तो रेनेसांस के पीरियड में ही हमने पियानो और वायलिन के बारे में भी जाना। और एक जो है म्यूजिशियन थे जिनका नाम है कौन, क्या था, पेलिस्ट्रीना। ओके, यही है वो पेलिस्ट्रीना। वो ऑफ द पीरियड कंपोज बुक ऑफ मासेस, उन्होंने एक म्यूजिक पे बुक लिख डाला, और ये बुक का नाम क्या था, बुक ऑफ मासेस। मतलब इसमें सारे ट्यून धुन, ओके, सारा गामा वाला जो धुन नहीं है क्या, वो सब ऐसा प्रकार का धुन जो है उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है, उनके बुक में, राइट। म्यूजिक के ऊपर जो है उन्होंने बुक बनाया था। कौन कौन, पेलेस्ट्रीना। समझ में आया आपको, हाँ। नेक्स्ट, लिटरेचर। ओके, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर मतलब देयर वाज अ ट्रांजिशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर फ्रॉम लैटिन टू वेरियस नेशनल लैंग्वेज सच एज इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। मतलब जनरली क्या हो रहा है, यूरोपियन लिटरेचर, ओके, यूरोपियन लिटरेचर फ्रॉम लैटिन टू वेरियस नेशनल लैंग्वेज।
चेंज किया गया, तब लिटरेचर को भी जो है चेंज किया गया। लैटिन से उन्होंने चेंज किया कहाँ पर? इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया? चेंज किया। द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री बिकेम इम्पोर्टेंट। तब के ज़माने में लिटरेचर को बहुत वैल्यू किया जा रहा था, हिस्ट्री को बहुत वैल्यू किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना, उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या किया? लिटरेचर और हिस्ट्री का स्टडी बहुत ही अच्छा था, है ना, बहुत ही ज़रूरी था, ऐसा वो सोचते थे। और वो सच बात है। द फर्स्ट लैंडमार्क वर्क ऑफ रेनेसांस लिटरेचर वाज डांटे's डिवाइन कॉमेडी, रिटन इन इटालियन। तो उन्होंने इटालियन में क्या लिखा था? एक लिटरेचर लिखा था। ये लिटरेचर का नाम क्या था? डिवाइन कॉमेडी। किसने लिखा था? डेंट। ओके, डेंट ने लिखा था, राइट, डेंट। इट फोकसेस ह्यूमन लव एंड फ्री थिंकिंग। तो ये लिटरेचर में खास करके डिवाइन कॉमेडी में क्या था? ह्यूमन लव के बारे में उन्होंने बताया था और फ्री थिंकिंग के बारे में बताया था। खुल के सोचो, सोचते वक्त कुछ और मतलब ये मत लाओ कि हाँ ये गलत है। सोचने में क्या जाता है, ठीक है, सोच सकते हो आप। करने में शायद गलत हो सकता है, सोचने में क्या गलत है? फ्री थिंकिंग, आप सोच सकते हो। और ह्यूमन लव के बारे में जो है उन्होंने जिक्र किया था। किसने? डेंट ने, अपने लिटरेचर डिवाइन कॉमेडी पे। ओके, फिर एक और बंदा था जिसका नाम है कौन? पेट्रार्च। ओके, मैं आपको ये डेंटे का फोटो दिखाता हूँ। ये है डेंटे। ओके, ये डेंटे है, राइट, है वो जो है डेंटे हैं जो ह्यूमन लव और फ्री थिंकिंग के बारे में बता रहे थे हमें। ओके, तो फिर है आपका क्या? पेट्रार्च। पेट्रार्च जो है एक इटालियन पोएट है और उन्होंने क्या लिखा था? सोनेट टू लॉरा। ओके, सोनेट टू लॉरा। ओके, वो है आपका पेट्रार्च का चीजें, राइट। वो एक लिटरेचर लिखे थे, सोनेट टू लॉरा। और पेट्रार्च ये है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, नहीं? शक्ल में पत्ते बांधे हुए हैं? अलग लुक आ रहा है उनका, है कि नहीं? लड़का है। ओके, तो फिर एक और क्या है? मैकियावेली। ओके, मैकियावेली लिव्ड इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में जो है रहते थे वो। कौन? मैकियावेली। और उनको जो है एक नाम दिया गया था, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है, अगर एक सवाल यहाँ पर आ सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल philosophy, तो who is known as the father of modern political philosophy? Machiavelli. Okay, Machiavelli। and written in क्या उन्होंने एक ऐसा जो है लिटरेचर लिखा था, और लिटरेचर का नाम क्या था? द प्रिंस। और आप माइकियावेली को भी देख सकते हैं, ये है माइकियावेली। ओके, अच्छा लग रहा है ना? माइकियावेली हैंडसम दिख रहे हैं, राइट। फिर इरास्मस, अ डच स्कॉलर, रोट इन प्रेज ऑफ फॉली वेर ही अटैक्ड द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। और उन्होंने जो है इरास्मस ने अपना एक लिटरेचर लिखा था, और ये लिटरेचर का नाम क्या था? इन फ्रेज ऑफ फॉली। और उन्होंने ये इन फ्रेज ऑफ फॉली माध्यम से, वो लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से अटैक किया था। किसके ऊपर? करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। जो चर्च सोचते थे ना, पहले के ज़माने में चर्च वही सोचते थे कि हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है तो किस पे? रिलीजियस पे, है ना, ह्यूमन थिंकिंग को ध्यान नहीं देना है, ह्यूमन के बारे में नहीं सोचना है। तो वो चीज़ गलत था थोड़ा, तो उसी पे अटैक किए थे। कौन? इरास्मस। वो एक स्ट्रॉन्ग आइडिया लेके आए थे कि हाँ चर्च को ऐसा नहीं करना चाहिए करके, राइट। कौन? इरास्मस। कौन है वो बंदा? ये है, देखिए, इरास्मस, है ना। तो इन जर्मनी, मार्टिन लूथर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर एनालाइज द फेलियर ऑफ द चर्च। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कैथोलिक से अलग होते हैं, राइट। प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस ही होते हैं, प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियन होते हैं, बट दे डोंट फॉलो द क्रिश्चियनिटी रूल्स, राइट। प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं। तो उन्होंने जो है एनालाइज किया कि चर्च क्या हो रहा है? फेल हो रहा है करके, राइट।
हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी कोई मान नहीं रहा है, और वो चीज दिन पे दिन क्या हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, राइट। ठीक है, तो ये एनालाइज करने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर। आप देख सकते हैं ये मार्टिन लूथर है, ओके, मार्टिन लूथर, राइट। फिर जॉफ्रे चौसर wrote his famous book of poem the Canterbury Tales, ओके। तो उन्होंने एक और जो है लिटरेचर में सफलता हासिल करने वाले कौन थे, जॉफ्रे चौसर। जॉफ्रे चौसर जो है उन्होंने अपना एक पोयम लिखा था, फेमस बुक ऑफ पोयम, जिनका नाम क्या था, कैंटरबरी टेल्स, ओके, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट, मिल्टन्स एपिक पोयम, मिल्टन के एपिक पोयम जिनका नाम क्या था, पैराडाइज लॉस्ट। एंड थॉमस मोर का एक जो है मास्टरपीस था, क्या नाम था, यूथोपिया, ओके, यूथोपिया आर सेड टू बी ऑल टाइम क्लासिक, राइट। मतलब उनके उसके जो है नजदीक कोई और लिटरेचर था ही नहीं। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और थॉमस मोरे का क्या, यूथोपिया। मिल्टन का फोटो ये है, नहीं नहीं, ये तो जॉफ्रे चौसर है, ओके, ये जॉफ्रे चौसर है, ये मिल्टन है, ओके, जॉन मिल्टन। ये आपके बुक में भी होगा इसका फोटो, जॉन मिल्टन का, ठीक है। काफी अच्छे हैं, लंबे बाल में, ओके। नेक्स्ट, और विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या ही बोलना, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा तो अभी भी चर्चित हैं, अभी भी आपके सीनियर पढ़ रहे हैं, जूलियस सीजर, आपके सीनियर मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है। हम लोग के टाइम में एज यू लाइक इट पढ़ते थे हम लोग, वो भी एक विलियम शेक्सपियर का ही ड्रामा था। रोमियो एंड जूलियट के बारे में आप जानते ही होंगे, मैकबेथ, हैमलेट। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रामास लिखे थे अपने कैरियर में, और तब के ज़माने का उनका इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश काफ़ी अलग था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उन्होंने बहुत ही जो है सफलता हासिल किया है लिटरेचर में, खास करके इंग्लिश पे, ओके। विलियम शेक्सपियर, तो ये हैं विलियम शेक्सपियर, देखिए बहुत मेहनत करते थे अपने लाइफ में वो। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक और है, राइट, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो अब जनरली क्या है, देखिए चीजें इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, तो उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। और प्रिंटिंग प्रेस अगर आपको मिल जाता है तो आप चीजें बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। आजकल कैसे न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, तो हमको न्यूज जो है तुरंत मिल जा रहा है। नहीं तो वो अगर वो चीज नहीं होता, तो आपके सपोज मुंबई में कुछ चीज हो रहा है, तो आपके पास तक वो खबर पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो उस दौरान भी वैसे ही था, पहले कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक नया दौर स्टार्ट हो गया उनके लिए। जैसे कि देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ रेनेसेंस लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर स्प्रेड करना है जरूरी है ना। रेनेसेंस में इतने सारे लिटरेचर जो बनाया गया, लिखा गया, राइट, इतने पेंटिंग्स जो है बनाए गए, तो वो सब चीज को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है ना। बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थे, बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर्स थे, तो वो स्प्रेड कैसे हुआ, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। और प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट कौन किया, देखिए विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एवरीवन हैड एक्सेस टू बुक व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो फिर लोग खरीदने लग गए, बुक्स बनने लग गए, बुक्स को खरीदने लग गए, है ना। तो वहां से भी जो है एक सोर्स ऑफ इनकम आने लगा, राइट। और यहाँ पर जो है रेनेसेंस के लिटरेचर काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गए। और ये प्रिंटिंग प्रेस कौन जो है इंट्रोड्यूस किया था, गटनबर्ग, ओके। गटनबर्ग जो है बनाया था प्रिंटिंग प्रेस विद मूवेबल लेटर्स इन जर्मनी, जर्मनी में उसने जो है बनाया था, राइट। और कब बनाया था, 1455 सीई, सीई मतलब पता है आपको, कॉमन एरा, ओके। तब जो है उन्होंने बनाया था गटनबर्ग ने। और फिर उसका देखा देखी कैक्सटॉन, ओके, कैक्सटॉन ने 1477, ठीक 22 साल बाद, 22 years आफ्टर, ही एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कब चालू हुआ, जर्मनी में। और फिर इसके देखते साथ ही कैक्सटॉन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया, इंग्लैंड में, ओके। तो ये चीज बहुत जरूरी है, किस पे, ये हमने
इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस में पढ़ा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आया, रेनेसांस के पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा चेंज आया है। क्या है? कॉपरनिकस। ओके, कॉपरनिकस ऑफ पोलैंड वाज एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब पता है आपको क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर है, ओके, स्पेस के बारे में जान पहचान करना, है ना, उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर जमीन आसमान का फर्क है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब वन हु प्रिडिक्टेड फ्यूचर्स, राइट, वन हु प्रिडिक्ट फ्यूचर, दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? जो स्पेस के बारे में हमें बता सके। ओके, तो कॉपरनिकस जो है उन्होंने एस्ट्रोनॉमर मतलब स्पेस की पढ़ाई की हुई थी, स्टडी ऑफ स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ही रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड का मतलब क्या? मना कर दिया, ठीक है। वो बोला कि ये किसने बोला, ये तो गलत बोला है, जो भी बोला है गलत। क्या है रिफ्यूटेड मतलब? रिफ्यूज। द चर्च एक्सेप्टेड थ्योरी, चर्च जो है एक थ्योरी को एक्सेप्ट कर रखा था कि ऑल हेवनली बॉडीज एज द सन इन द स्काई रोटेट अराउंड द अर्थ। चर्च का मानना था कि सन जो है वो क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जो बिल्कुल गलत है ना। वो वैसा सोचते थे। ही प्रूव दैट अर्थ मूव्ड राउंड दी सन, राइट। तो वो पहले क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था? उनको जो है लगता था कि अर्थ क्या होता है? कांस्टेंट रहता है और सन जो है मूव करता है। लेकिन उनको गलत प्रूफ किया किसने? कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस ने प्रूव्ड दैट, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है कांस्टेंट नहीं रहता, अर्थ घूमता है राउंड दी सन, राइट। और ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, राइट। उससे पहले गलत बताया गया था तो उसने चेंज किया। ही ऑल्सो सेड दैट शेप ऑफ द अर्थ वाज राउंड एंड नॉट फ्लैट। पहले जो है लोग समझते थे कि अर्थ का शेप क्या है? फ्लैट है। अभी आपको भी ऐसा लगता होगा, देखिए आप अर्थ के अंदर ही हो, आप रूम में रहते हो, अपने कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां पर भी आपके क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, राइट। लेकिन वैसा नहीं है, आप तो एक बहुत ही कोने, एक डॉट जैसा में हो आप, अगर आप देखोगे तो डॉट से भी और छोटा, है ना, राइट। तो अर्थ का शेप क्या है? राउंड है। और वो भी किसने बोला? कॉपरनिकस ने ही बोला, ठीक है। वही जनरली प्लानिंग वगैरह करके कुछ 3D डायग्राम्स वगैरह देख के उनको पता चला हुआ कि अर्थ का शेप राउंड है एंड नॉट फ्लैट। ओके, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया होगा उस चीज़ पे। अगर आप कोई चीज़ पे टाइम स्पेंड करते हो, पेशेंटली उस पर काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलेगा। तो वैसे ही उनको भी वो चीज़ मिला था, किसे? कॉपर निकस में। एंड कॉपर निकस बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो डायड शॉर्टली आफ्टर हिज थ्योरी वाज पब्लिश। जब उसके थ्योरी पब्लिश हुए तभी उनका फिर क्या हो गया? तुरंत देहांत हो गया। नहीं तो और भी बहुत कुछ वो कर सकते थे, राइट। उन पे भगवान जो है बहुत टैलेंट दिया हुआ था। गैलीलियो, उनके बारे में आप जानते ही हो। गैलीलियो क्या बनाया उन्होंने? टेलीस्कोप बनाया। थर्मोमीटर भी उसने ही बनाया था। किसने? गैलीलियो ने, ठीक है। विलियम हार्वे ऑफ इंग्लैंड डिस्कवर द सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें बायोलॉजी के बारे में जो है सीखने को मिला। कौन था? विलियम हार्वे। ओके, विलियम हार्वे ने जो है हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया। फिर आइजैक न्यूटन प्रूव दैट ऑल हेवनली बॉडी मूव्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी हमें पता चला। कब? अभी ही पता चला। कब? कब पता चला? रेनेसांस पीरियड में, ठीक है। रेनेसांस पीरियड में ही हमें पता चला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी। और ये किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन। बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में, आप जानते ही हो। हाँ, फिजिक्स सब्जेक्ट ही आया उनके वजह से, सर आइजैक न्यूटन की वजह से। क्लियर? तो ये चीज है। ओके, तो दैट वाज योर लेक्चर ऑफ टुडेज। अभी भी और कुछ बाकी है। एक और लेक्चर बनेगा इसमें, बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड पे, और फिर हम ये चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।